हेलो ऑल, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो का रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिव्यू आप सभी का। तो मैंने सोचा कि सेकंड वीडियो बना दूं, क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये भी क्लास में हो चुका है और ये सेकंड यूनिट का है। तो फर्स्ट यूनिट हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पूरे कर ली थी। आप लोग ने अगर नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आगे का हम इस यूनिट से मतलब इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट का डिस्कशन। आज हम लोग इस वीडियो को, लास्ट वाली वीडियो 1 घंटे की हो गई थी क्योंकि उसमें अराउंड 10-12 क्लासेस थी, पर इस वाली यूनिट में हमको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसकी अभी तक एक ही क्लास हुई है, अभी फ्राइडे को, रिसेंटली परसों, और सैटरडे को। और दूसरी बात, इस यूनिट में हमारे 4 टॉपिक हैं सेकंड यूनिट में। सिलेबस से आप देखें, एक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल और एक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये 4 टॉपिक है, जिसमें से ये वाली वीडियो केवल फर्स्ट टॉपिक को कवर करेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक क्लास में इतना ही हुआ है, हम क्लास के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मैं भी क्लास से पढ़ूँगा। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली कल मंडे को क्लास ज्वाइन करो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कुछ छूटा हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमने टॉपिक वहाँ पे पढ़े थे कि रिसर्च का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, हमने टाइप्स डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन वो इजी आप देख सकते हो। और एक हमने देखा था प्रोसेस, रिसर्च का प्रोसेस। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि रिसर्च का जो प्रोसेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको टिप्स पे लर्न होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का प्रोसेस ही आगे वाले सारे चैप्टर्स कवर कर रहा है, अपने सारे यूनिट कवर कर रहा है। जैसे कि सेकंड यूनिट में हमने देखे 4 टॉपिक, इसमें से पहला वाला रिसर्च प्रॉब्लम, एक है हाइपोथेसिस का, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको याद होगा ये सब रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स थे। ऐसे ही थर्ड यूनिट में आपको रिसर्च डिज़ाइन ये देखने को मिलेगा, फोर्थ यूनिट में कलेक्शन ऑफ डेटा, फिफ्थ यूनिट में सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये सब रिसर्च प्रोसेस के ही पार्ट है। इसलिए मैं पहले चाह रहा हूँ कि हम लोग पहले एक बार हमारा रिसर्च प्रोसेस को अच्छे से फिंगर टिप्स पे लर्न कर लें। 9 या 10 पॉइंट है, आप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलना, और बहुत इजी है, हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कनेक्टेड है, लॉजिकल है। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगा, फिर मैं पॉज दूँगा, आप साथ में बोलना। पहला, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जो बुक में नहीं है पर मैम ने बताया था। नोइंग द रिसर्च गैप, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब हम बुक वाले पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, एनालिसिस ऑफ डेटा। लास्ट स्टेप हमारा था कंक्लूज़न बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं, या डेवलपिंग या फॉर्मुलेटिंग रिसर्च रिपोर्ट। ओके, तो ये थे हमारे रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स। आई थिंक कोई मिस नहीं हुआ हो, एक बार आप चेक कर लेना। अब तो हम लोग अब सेकंड यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आज पहला टॉपिक है हमारा जो है वो है जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब एक अच्छी खबर ये है कि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मेरे हैंड रिटन नोट्स की PDF शेयर कर दी है कल, जिसमें फर्स्ट यूनिट के मोस्टली थोड़े बहुत टॉपिक कवर है और सेकेंड यूनिट का ये वाला टॉपिक पूरा कवर है। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा PDF का जब मैं रेफ़र करूँगा। तो ये पहले की थोड़ी मेहनत करी हुई है जो मेरे भी काम आ रही है और आप लोगों के भी काम आ सकती है। ये जो वीडियोज़ है ये अभी क्लास से या क्लास जिसकी मिस हुई हो वो देख सकते हो, बाद में एग्ज़ाम टाइम पे आप एज अ बैकअप इनको देख सकते हो। मैं खुद भी यहीं से रिवीजन करूँगा। ओके,
ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारा आज का टॉपिक है। अब मैंने जब लास्ट क्लास में अपन ने जब रिवीजन किया था तो उसमें मैंने रिसर्च प्रॉब्लम को इतना डिटेल में नहीं समझाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये अगले यूनिट में कवर होगा, ठीक है। तो पहले हम अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हमने वहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम की बस हेडिंग पढ़ी थी कि ये रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो मैं पहले आपको वहीं से जो बुक में लैंग्वेज है उसको मैंने ईजी वे में अपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। जो मेरा नोट्स है PDF उसका पेज नंबर 2, ठीक है। वहाँ पर आपको पेज नंबर 2, वहाँ पर आपको रिसर्च प्रोसेस हेडिंग मिलेगी। उसमें पहला है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये जो टेक्स्ट है ये आप मैच करना अपने CR कोठारी से अपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप दे रखा है वहाँ से। ये मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं यहाँ पर। आप लोग अभी बस मेरी बात सुनो, बाद में आप नोट्स देख लेना। तो ठीक है, हमने ये देखा था कि रिसर्च में अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है कि हम लोगों को कुछ हिडन ट्रूथ या हिडन फैक्ट को अनकवर करना है। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि कुछ चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हमको उसके बारे में सर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, हमको इन्वेस्टिगेट करना है या सर्च करना है और उसके बारे में और पता करना है। ऐसी चीज़ निकालनी है जो नॉर्मली नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे, कोरोना उसमें से एक एग्जांपल हो सकता है। हमारा पॉवर्टी हमने डिस्कस किया था, एक मैम ने इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल, ये सब था, ठीक है। तो अब मैं प्रॉब्लम के ऊपर मेनली कंसंट्रेट करूँगा कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हम जब सेकंड यूनिट का इसका पार्ट पढ़ेंगे जो अपने बुक के अंदर सेकंड चैप्टर है, और मेरे नोट्स के अंदर आपको पेज नंबर 5 या 6 पे मिल जाएगा वापस से, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से। उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे जैसे रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम की रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हमारे आएगी नेसेसिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है रिसर्च प्रॉब्लम को मतलब फॉर्मुलेट करने की या आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। और एक पढ़ेंगे उसमें टेक्निक यूज्ड इन सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे बुक के अंदर, पर हमने गिने चुने खाली 5 टॉपिक पढ़े क्योंकि वो सिलेबस में हमारे वही दे रखा था। पर सेकंड यूनिट के अंदर टोटल 4 टॉपिक है, मैंने बता दिया। उसमें से एक है रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछ ले वो हमको पता नहीं है, इसलिए हमको सेकंड चैप्टर जो बुक का है वो हमको पूरा कवर करना पड़ेगा। वो 3 या 4 पेज का चैप्टर है और बहुत ईजी है, और मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो हमको करने में बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। हेडिंग हम लोग लर्न कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, और उसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है मैं आपको भी दे दूँगा, तो आप लोग उसको बाद में सुनकर रिटेन करके और आगे एग्ज़ाम में कोड कर सकते हो, ठीक है। और तो हमको रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली 5 चीज़ें पढ़नी है। अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली अब टॉपिक पे आ रहा हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर हमको 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम का रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो एक टेक्स्ट दे रखा है कि वहाँ कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो चीज़ पढ़नी है। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पे आएंगे जहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर 4 टॉपिक दे रखे हैं। पहला कि व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट, कि सेलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। फिर हम देखेंगे नेसेसिटी टू सेलेक्ट या आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, कि क्या ज़रूरत होती है रिसर्च प्रॉब्लम को समझने की या फ्रेम करने की या सेलेक्ट करने की। और आखिरी में हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट या आइडेंटिफाई करने में। तो हम अब शुरू करते हैं। पहले हम देख रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्च प्रोसेस के अंदर दे रखा है फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब आप लोग मेरे PDF को रेफ़र करना, पेज नंबर 2। देखो, इसमें बेसिकली देखो ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉब्लम होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसका नेचर ही प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कोरोना। हम वापस से सेम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि बार बार हमको वो नहीं करना पड़े। तो इसका नेचर जो है, नेचर मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, वो खुद अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हमको पता है कि पूरी वर्ल्ड इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है अभी, कोरोना को। तो क्योंकि हेल्थ के ऊपर
इसका इफ़ेक्ट है और जान भी जाती है लोगों की। तो एक तरह से इसका जो नेचर है ना वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, जिस वजह से ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो सकती है या है। ठीक है, ये है कि प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकती है। एक तो जिसका नेचर ही, जिसका स्टेट ऑफ नेचर ही प्रॉब्लमैटिक हो, तो हमने ये देखा। दूसरा है विच रिलेट टू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन की वजह से होती है, या दो वेरिएबल के आपस में कुछ इस तरह का उनका रिलेशन होता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये है दो तरीके की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये आपको बुक के अंदर एज इट इज़ लाइन मिलेगी। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा लोड देने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल समझने वाली बात है। अब प्रॉब्लम को जब भी कोई रिसर्चर अपना रिसर्च स्टार्ट करता है तो पहला स्टेप उसका ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को समझने के लिए या उसको अपने रिसर्च के अंदर एक इस लेवल तक लाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग तक कि प्रॉब्लम क्या है, उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। मैं इसका आपको जब सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, नेसेसिटी, उसमें डिटेल में समझाऊंगा। पर अभी एक ओवरव्यू ऊपर से 2 पॉइंट कि 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रॉब्लम। ये अपने को यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि मैंने बताया था कि रिसर्च प्रोसेस के अंदर सबका आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मिलेगा, बाद में अलग से यूनिट मिलेगी। ठीक है, तो ये वही का थोड़ा बहुत क्रक्स से पहले ही अपन देख लेते हैं, आउटलाइनिंग है, ये डिटेल में नहीं है। तो इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व दे रखे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में या समझने के लिए। वो क्या है? पहला, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थॉरोली। सबसे पहले तो ये रिसर्चर की ड्यूटी है, उसको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, कि जो भी वो प्रॉब्लम ले रहा है रिसर्च करने के लिए वो उसको थॉरोली समझे। थॉरोली समझे मतलब उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो खुद समझ जाना चाहिए कि वो किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहा है, उसको उस प्रॉब्लम का नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, फिर रीफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बार आपने उसको समझ लिया मोटा मोटी तौर से, ऊपरी तौर से, पर वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे स्टेप्स करने हैं। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, आपको आगे हाइपोथेसिस बनानी है, आपको फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना है, टेक्निक लगानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम को जनरल वे से आपको उसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल टर्म्स में रिफ्रेज करना पड़ेगा। रिफ्रेज मतलब वापस से उसका वर्णन, हिंदी में वापस से उस चीज़ का वर्णन करना पड़ेगा, अपनी भाषा में उसको कोट करो कि वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली है क्या और आपने उसको किस तरह से लिया है। ठीक है, तो ये होता है पहले मोटा मोटी तौर से उसका कंसेप्चुअल आप थॉरोली समझो और बाद में उसको रिफ्रेज करो इन मीनिंगफुल टर्म। मीनिंगफुल टर्म मतलब यहाँ 2 एस्पेक्ट है, एक तो उसकी गहराई तक आप जाओ, ऐसा कुछ उसको रिफ्रेश करो कि पढ़ते ही समझ में आ जाए दूसरे को भी, और आपको भी उसका एक्चुअल पता लगे कि आप किस चीज़ का काम कर रहे हो, क्योंकि आगे के स्टेप आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करोगे। ठीक है, अब इसी के अंदर साथ में थ्योरी है कि डिसाइड द जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट इन ब्रॉड या जनरल वे। कि मोटी मोटी तौर से आपने जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि ये प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ, तो उसी टाइम अपने माइंड में आ जाता है कि यार हम लोगों को क्या क्या आस्पेक्ट कवर करने चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेने के लिए, जनरल वे में, ऊपरी तौर से, इन ब्रॉड वे। तो वो आप देखो। एंड देन मेकिंग इट स्पेसिफिक, इसका एक वर्ड है एम्बिग्विटीज। स्पेसिफिक मतलब देखो वही ये बात है, पहले आप मोटे मोटी तौर से प्रॉब्लम को समझो, बाद में उसको रिफ्रेश करोगे अपनी लैंग्वेज में, ताकि उसका मीनिंगफुल टर्म में आप लिख पाओ। और तभी आप ये भी सोचो कि उसके हम लोग क्या क्या ऐसे एरियाज होंगे जिनको हम इंक्वायर कर सकते हैं जनरल वे में, और फिर बाद में इन एरियाज़ को भी आप स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पे आओ, मतलब ब्रॉड से स्पेसिफिक, बड़े से छोटे पे। क्योंकि देखो आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो हम लोग बड़ी चीज़ से जब छोटी चीज़ की तरफ आते हैं, मतलब बड़े घेरे से अपन राउंड एक पॉइंट पे आते हैं, तो पॉइंट पे आने के बाद हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि हमको रिसर्च के अंदर स्पेसिफिक होना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रिसर्च प्रोसेस आप जब भी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे उसमें वो मिल जाएंगे रास्ते आगे बढ़ने के, पर हमको एक चीज़ पे स्टिक रहना पड़ेगा, तभी हम अल्टीमेटली अपना रिसर्च पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम भटक जाएंगे, उनमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंपल सा टेक्स्ट था
हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक जनरल डिस्कशन है, इसको आप नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा क्योंकि इसको डिटेल में आप वही पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूँ कुछ चीज़ें और इसमें इसी में दे रखी थी नीचे वाले पैराग्राफ में, कि जो मेरे को इम्पोर्टेंट लाइंस लगी है। हाँ, द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग और डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम is a step of greatest importance in the entire research process। कि ये सबसे मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस का, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का या डिफाइन करने का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे जब वहाँ पे बार बार वर्ड आएगा कि प्रॉब्लम करेक्टली डिफाइंड इज़ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व, कि प्रॉब्लम को सही से डिफाइन कर दिया तो समझ लो आपकी समस्या आधी ख़त्म हो गई। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है और इसमें ये भी लिखा हुआ है क्योंकि ये अपने को हेल्प करेगा कि सेलेक्ट करने में कि कौन सा डेटा हमारे लिए वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है। और इसमें आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे तो आप एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करोगे। सीक्वेंशियल प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल पीरियडिक प्रोसेस है, याद है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो प्रॉब्लम डिफाइन करते वक्त भी हम उसको मल्टीपल सीक्वेंस में करेंगे और जैसे जैसे हर सीक्वेंस की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और स्पेसिफिक होते जाएंगे। हमने अभी देखा था ना, जनरल वे से बड़ा घेरा, फिर उसके अंदर घुसे और छोटा सर्किल और छोटा सर्किल, ऐसे करके हमको पॉइंट पर पहुँचना है क्योंकि हमको जो इलाज निकालना है ना वो एक चीज़ का निकालना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट का निकालना है। जब तक हम पॉइंट पर नहीं पहुँचेंगे हम लोग उसके बारे में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो हम घूमते रह जाएंगे, तो ना बीटिंग अराउंड द बुश, तो वो नहीं करना। हमको एक पॉइंट पे आके स्टेक होना पड़ेगा, तब हम आगे की चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल डिस्कशन था जो कि अपने फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, और यही सब आप डिटेल में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी को ये समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड यूनिट के अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम के बाकी के जो पॉइंट दे रखे हैं डिटेल में, वो क्या बोलते हैं। उसमें से पहला है व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप लोग देखोगे बुक के अंदर, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, सेकंड चैप्टर जो है बुक का, ओके, बुक का पेज नंबर है 24 और चैप्टर जो दे रखा है वो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है ना, उसमें इसको एक एग्जांपल से समझा रखा है कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। अब इसका एग्जांपल क्या है, बहुत इजी है, जनरल लाइफ से रिलेटेड। क्या दे रखा है कि जब भी एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपसे पहले पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपने बोला मुझे सिर दर्द है, या आपने बोला कि मुझे फीवर है, या आपने बोला मुझे कफ है, ठीक है, जो भी है। तो पहले जब तक वो प्रॉब्लम नहीं पता कर पाएगा, आपसे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, आप तो जाके बैठ जाओ और बोल दो कि मुझे तो कुछ हो रहा है, बस मुझे तो कुछ हो रहा है। तो बोलेगा क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसे तो क्या इलाज होगा, है ना। तो आपको अपने प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो जैसे ही प्रॉब्लम पता लगेगी फिर वो डायग्नोस करेगा, उसके हिसाब से उसको चेकअप करेगा, दवाई देगा, ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। वही बात है रिसर्च प्रॉब्लम की यहाँ पर रिसर्च के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ये बहुत अच्छे से समझने की चीज़ थी। इससे अपने को इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। इसमें क्या बोला कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है मेन स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च प्रॉब्लम जब तक आप करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, डिफाइन नहीं करोगे, आप रिसर्च के अंदर आगे ही नहीं बढ़ सकते। हमको पता ही नहीं हम किस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए निकले। हमको जैसे एग्ज़ाम में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करो। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे अच्छे से तो आंसर क्या लिखोगे, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसके अंदर इसको मैंने शॉर्ट में अपने नोट्स के अंदर बना रखा है। आप रीड करोगे ना बाद में बुक से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मैं अपने नोट्स पे आ रहा हूँ। मेरे नोट्स के अंदर PDF के अंदर पेज नंबर जो है वो है पेज नंबर 5, ठीक है।
पेज नंबर 5, ठीक है। हेडिंग मिल जाएगी आपको, आइडेंटिफिकेशन या डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर 2 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को करना है आइडेंटिफाई या डिफाइन कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, मतलब अपने को ये समझना है व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर हम करेंगे सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम कि हमारे लिए हम रिसर्च के अंदर जब प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं तब हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और उन बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को। तो पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। बुक के अंदर जो नॉर्मली दे रखा है बड़ा टेक्स्ट है, उसको शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम 2 तरीके की हो सकती है। या तो प्रॉब्लम हो सकती है थ्योरेटिकल, ये हो सकती है प्रैक्टिकल। हमने पहले भी उसमें भी देखा था कि प्रॉब्लम या तो कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, वो नेचर के बेसिस पे था। और अब स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉब्लम या तो आपकी होगी थ्योरेटिकल या फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। एंड अब मेन जो लाइन है इसकी, जो क्रक्स है आपको जगह जगह मिलेगा, वो है कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम वो होती है जिसका सल्यूशन हम ढूंढना चाहते हैं। ये है मेन लाइन कि प्रॉब्लम किसको बोला जाता है, जिसका सल्यूशन नहीं है और जिसके सल्यूशन को ढूंढने की हम चेष्टा करते हैं, हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बोली जाती है। तो वही रिसर्च के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, कि ये या तो थ्योरेटिकल हो सकती है या प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। और मेन थिंग है कि हम लोग इसका बेस्ट सल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग चाहते हैं, वी वांट टू ऑब्टेन द बेस्ट सल्यूशन फॉर सच थिंग या सच प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम को जब डिफ़ाइन करते हैं तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए उसमें ये सब कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग बुक का पढ़ोगे, बुक में फर्स्ट पेज जो इस चैप्टर का दे रखा है 24, उसको पूरा रीड करना, उसी का बाद में इन्होंने क्रक्स निकाल के, कंक्लूजन निकाल के 25 पेज नंबर पे दे रखे हैं 4-5 पॉइंट। ये मैंने वहाँ से उठाया है और मैंने इसको नाम दे दिया है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब इनके बिना, इन कंपोनेंट क्या होता है, कोई चीज़ किस चीज़ों से मिलकर बन रही है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट, है ना। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम फिर उस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये कंपोनेंट सारे के सारे होने ज़रूरी है। अभी क्या है, प्रॉब्लम के अंदर ये सब होना ज़रूरी है। क्या क्या, सबसे पहले या तो कोई इंडिविजुअल होना चाहिए पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब कि जो प्रॉब्लम जो है ना, जिसकी बात हम करेंगे, ये किसको हो रही है। किसी को तो हो रही होगी, कोरोना है, वो किसको हो रहा है, सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो सबके लिए प्रॉब्लम है, पूरे हमारे ह्यूमंस के लिए, मे बी एनिमल्स में भी होता हो। तो ये है हमारा इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि होना चाहिए जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब फिर तो प्रॉब्लम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। तो इसलिए ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अभी 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, इन्फिनिट तक कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये उनके ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो प्रेजेंट होना ज़रूरी है प्रॉब्लम के अंदर, वो ये है, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। मतलब आपने ये तो देख लिया कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इन लोगों को प्रॉब्लम है, पर मैंने जैसे भी डिफ़ाइन करा था कि प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, जिसका हम लोग सोल्यूशन निकालने के लिए इच्छा रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तो उसका आंसर निकालेंगे, आंसर लिखना है तभी वो क्वेश्चन है, नहीं तो फिर वो एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसका कोई आंसर नहीं देना, जिसका कोई आंसर ही नहीं देना, वो तो सिंपल एक लाइन हो गई। पर क्वेश्चन किसको बोलते हैं, इसका आंसर देना है। तो प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, जिसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव टू अचीव। मतलब कि प्रॉब्लम, तभी हम उसको प्रॉब्लम बोलेंगे जब उस प्रॉब्लम का कोई ऑब्जेक्टिव होगा जो आप अचीव करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को स्टडी करके, ठीक है। अभी कोरोना है, कोरोना के ऊपर कोई रिसर्च करेगा, बोला कि मैंने तो कोरोना को अपनी प्रॉब्लम बनाया, तो पहले देखा कि क्या कोई इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसको ही हो रहा है, तो हमने देखा हाँ भाई सबको हो रहा है, ये वाला अपना चेकलिस्ट हो गई। दूसरा हमने पूछा कि क्या कोई आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपको अचीव करना है, तो हमने बोला हाँ, हमको क्या अचीव करना है, हमको इसका वैक्सीन निकालना है, या हमको ये देखना है कि इसका ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, या हमको ये देखना है कि इसके क्या क्या इलाज पॉसिबल है, वैक्सीन नहीं है तब तक। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव। जिस प्रॉब्लम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसके लिए आपका कोई माइंडसेट नहीं है कि हमको इस प्रॉब्लम का कोई ऑब्जेक्टिव है, इसको हमको निकालना है, तो उस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। ईजी।
लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव मीन्स या कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल वापस कोरोना का ले रहा हूँ मैं, कि दुनिया भर में जो ये टेस्ट चल रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड, करीबन 150 से 200 ट्रायल्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम ऑन एन एवरेज नंबर ले रहे हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। तो देखो, यूएस वाले अलग कर रहे हैं, यूके में अलग कर रहे हैं, यूके के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट होंगे मेडिकल, हमारे इंडिया के अंदर ICMR है और भी ऐसे। तो फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो इसका टेस्टिंग कर रहे हैं कोरोना के वायरस का, ठीक है। तो ये है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब ये सब प्रोसेस जो ये लोग फॉलो करते हैं, जो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर, या ये लोग ट्रायल कर रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में सब सिमिलर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। देखो, कोई हमने देखा कि कोरोना को डिटेक्ट करने की कितनी तरह तरह की मशीन्स आई थी, अभी भी मार्केट में है। जैसे एक नॉर्मल वो गन टाइप रहती है जो अपने को वो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देखता है। एक हमने देखा कि वो ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल से उसका मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल अपना सलाइवा टेस्ट जो रहता है हमारे थूक से, ये लोग उसका करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल मशीन्स अवेलेबल है, मल्टीपल इक्विपमेंट अवेलेबल है कोरोना को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर शुड बी मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए एक ही रास्ता है, किसी चीज़ का आंसर जो है वो एक ही रास्ते से निकल सकता है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई ना, क्योंकि सब लोग उस रास्ते को फॉलो करेंगे और पहुंच जाएंगे। पर किसी चीज़ को निकालने के लिए रास्ते अलग अलग है, बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने क्या बोला था, टू ऑब्टेन द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तब वो प्रॉब्लम होता है। तो कोर्सेज ऑफ एक्शन जब अलग अलग होंगे ना, तभी हम कंफ्यूज होंगे कि कौन से रास्ते पे जाएं, ठीक है। कोटा से जयपुर जाने के लिए एक हाईवे, ऐसे दूसरी सिटी में जाने के लिए ऐसे। अब 4 रास्ते हैं कहीं पे जाने के, ठीक है। अब उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट है, तभी तो कन्फ्यूजन होगा, तभी तो प्रॉब्लम है। जब एक ही रास्ता हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, वही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला देखा इंडिविजुअल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा देखा कि कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिनको आप अचीव करना चाहते हो, तो वो प्रॉब्लम है। जब आपका कोई गोल ही नहीं अचीव करने का तो प्रॉब्लम किस बात की। फिर हमने देखा ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होने चाहिए अवेलेबल, कि जाने के लिए अलग अलग रास्ते होने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन हो और कौन सा रास्ता बेस्ट हो, तभी हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम के वाली सिचुएशन आ चुकी है हमारे लिए, ठीक है। फिर एक है देयर शुड बी सम डाउट्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एक्शन, वही बात कि उन रास्तों में से कौन सा वाला चुने है उसके लिए डाउट है हमको, तब वो प्रॉब्लमेटिक है। जब डाउट ही नहीं है, एक ही रास्ता है, तो क्या प्रॉब्लम है। लास्ट, देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट टू विच डिफ़िकल्टी परटेन, मतलब कि देखो, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ना किसी एनवायरनमेंट का पार्ट होना चाहिए। जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं, अब मैं कोरोना से अलग हो रहा हूँ। देखो, हमको सबको पता है कि एक होता है हमारा पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर मतलब पीयर कौन होता है, जो हमारे दोस्त, हमारे कलीग, हमारे जो साथ काम करते हैं वो लोग। पीयर प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वो लोग आपस में किस तरह से उनका रिलेशन है, वो कैसे आपस में काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ये सब है। कि कोई डिप्रेस है तो उसका कैसे काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम बात करते हैं। तो एक एनवायरनमेंट, मतलब कि हर प्रॉब्लम जो होती है ना, वो किसी ना किसी एक एनवायरनमेंट से रिलेट करनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना है तो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट कर रहा है, सभी को इफेक्ट कर रहा है। पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर या तो किसी कंट्री को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को इफेक्ट कर रही है। जैसे फ्लड आता है तो फ्लड बिहार में आता है, तो उसका इम्पैक्ट राजस्थान में थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो वो है वहाँ के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है वो प्रॉब्लम। मतलब कि हर प्रॉब्लम किसी ना किसी एनवायरनमेंट से रिलेट होनी चाहिए, उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो प्रॉब्लम है। कोई अगर ऐसी बात है जो किसी एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करती तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट विच इज़ अफेक्टेड बाय दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। पीयर प्रेशर वाला वो छोड़ दो, मैंने फ्लड वाले एग्जांपल से उसको ईजी समझा दिया, ठीक है। तो हमारे 5 पॉइंट हमने देखे कि प्रॉब्लम किसको बोलेंगे, जब उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। 5 चीज़ों में से एक भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हमने देख लिया डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। वापस से रिवाइज कर देता हूँ। 5 तो कंपोनेंट देखे, इंडिविजुअल, ग्रुप, हमने देखा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन होना चाहिए, और हमारे लिए एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए प्रॉब्लम के साथ।
अब फिर हमने देखा था प्रॉब्लम का मीनिंग हमने देख लिया कि प्रॉब्लम का मीनिंग है टेक्निकली या तो थ्योरेटिकल हो सकती है या प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, और साथ में हमने ये देखा कि इसका सोल्यूशन निकालना इज़ योर मेन एम, और वो भी बेस्ट सोल्यूशन आप निकालना चाहते हो तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इसी से रिलेटेड, जो इसका सेकंड पार्ट है सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम को सेलेक्ट कैसे करें। सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, जहाँ मोर देन वन ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है ना, अल्टीमेटली हमने पढ़ा था कि हमको मोटे सर्कल से छोटे 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 पॉइंट पे आना है, तो अब उस चीज़ पर आ रहे हैं कि हम ऐसे घेरा 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 करके पॉइंट पे कैसे पहुँचे, सेलेक्ट कैसे करें एक प्रॉब्लम को, कंसाइज एक छोटे से पॉइंट को कैसे हम पकड़ें, जिसको हम आगे डिटेल में उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो देखना कैसे सेलेक्ट करनी है प्रॉब्लम को। इसके लिए वही मेरा PDF का पेज नंबर 6। सबसे पहले तो मैंने उसको 2 स्टेप में एक चार्ट में ड्रॉ कर रखा है। हाउ टू सेलेक्ट में हेल्प ऑफ द रिसर्च गाइड। देखो हम लोग जब भी PhD करेंगे बाद में, ठीक है, तो हम लोगों को एक गाइड अलॉट होता है। गाइड बेसिकली एक टीचर ही होता है। जैसे अभी जो ममता मैम है वो भी किसी ना किसी रिसर्चर की रिसर्च गाइड होगी, जिनके अंडर रिसर्च करी जाती है। तो सबसे पहले तो आपके जो गाइड होंगे, रिसर्च गाइड होंगे, वो आपकी हेल्प कर रही हैं इसमें कि आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट कैसे करो। जैसे मैम बार बार एग्जांपल देती है, मर्जर एंड एक्विजिशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पर उसके अंदर से भी हमको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जाना है जिसको बोलते हैं मेगा मर्जर ऑफ SBI। तो वो सेलेक्ट कैसे करा होगा उस बच्चे ने, तो वो किसी रिसर्च गाइड से हो सकता है हेल्प करके लेकर करा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में। तो या तो एक तरीका ये हो सकता है, बट ये खाली सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये पॉइंट तो है ही जो कॉमन रहेगा कि आप रिसर्च गाइड से तो कभी भी आप ले सकते हो हेल्प। मैंने बीच में प्लस का साइन लगा रखा। प्लस का साइन का क्या मतलब है, इसके साथ साथ ये वाले पॉइंट भी कवर होने चाहिए। अब ये पॉइंट क्या क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। हमने कभी ना कभी इन सबको कहीं ना कहीं पढ़े हुआ, किसी ने लॉ पढ़ी होगी तो वहाँ पे पढ़ा हुआ, किसी ने हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में पढ़े हो। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लॉजिकल। क्या है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व। क्या क्या, अवॉइड द ओवररिडन सब्जेक्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम की बात चल रही है, प्रॉब्लम को सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। तो कोई सब्जेक्ट जो ऐसा है, जो कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ऑलरेडी किसी ने उसको कवर कर रखा है। जैसे मान लो किसी ने पहले से ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, मेगा मर्जर ऑफ SBI के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट दे रखी है, तो आप लोग वापस से उसको थोड़ी करोगे, वैलिड ही नहीं है, पहले ही हो रखा है काम, सबको पता है उसके अंदर क्या है, तो आप क्या नया क्या निकाल लोगे। हाँ, यही बात होती है रिसर्च गैप में, जब हमने प्रोसेस में पढ़ा था, इसलिए मैम ने वो एडिशन पॉइंट बोला था, बुक में नहीं है, कि हो सकता है आप उसी में भी कुछ आगे कुछ एडिशनल कर दो, कुछ अलग से निकाल दो उसी टॉपिक पे, तो भी आपको अलाउ कर देता है। पर एक मोटा मोटी हम लोग ऐसे टॉपिक को अवॉइड करते हैं जो ऑलरेडी किसी ने कर रखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, अवॉइड द ओवररिडन सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट को चूज़ मत करो जो ऑलरेडी चूज़ करा हुआ है किसी ने भी। दूसरा, अवॉइड द कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्या है भाई, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसा प्रॉब्लम आप चूज़ कर लो और वो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का क्या मतलब है, जिसमें मतभेद है, मतलब जिस वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, या एक कम्युनिटी को इफेक्ट हो सकता है, दंगी हो जाए। जैसे मान लो अपना इंडिया में तो बेस्ट है रिलीजन, कास्ट, है ना, अभी US में चल रहा है कलर, क्रीड, ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसे टॉपिक्स को आप अवॉइड करो, क्योंकि क्या होता है कि ये एक सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं जो उस वजह से कंट्रोवर्सी उनको लग सकती है कि हमारे अगेंस्ट कुछ बोला है, तो हो सकता है आपके ऊपर मे बी आपको हार्मफुल, आपको कुछ इसके इम्प्लीकेशंस फेस करने पड़ जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को पब्लिक लिफ्ट भी नहीं देती, ठीक है। जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मतलब एक तरह से किसी न किसी के कम्युनिटी या कास्ट या किसी भी पर्सन को ये उसके अगेंस्ट हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपने एक ही कम्युनिटी के लिए ये करा है, तो आप उसको इग्नोर करो। तीसरा, अवॉइड द वेग एंड नैरो सब्जेक्ट। वेग मतलब कन्फ्यूजन, मतलब रिसर्चर को खुद को ही नहीं पता कि वो क्या सब्जेक्ट ले रहा है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि जब तक आपको खुद को क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे। उसको होता है वेग। या नैरो सब्जेक्ट, नैरो मतलब छोटे सब्जेक्ट जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर नहीं है। भाई आपने रिसर्च रिपोर्ट निकाली, उसका इम्पैक्ट है ही नहीं, कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी किसी ने, छोटी सी प्रॉब्लम है, एक आध बंदे फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब उसको रेफ़र करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगी ना। तो आप ऐसे नैरो सब्जेक्ट को छोड़ दो, आप थोड़े ब्रॉड सब्जेक्ट पे जाओ जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा है। फिर सेलेक्ट द फैमिलियर एंड फीजिबल सब्जेक्ट। आप ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी प्रॉब्लम को चूज़ करो जिससे आप फैमिलियर हो,
हमने देखो वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला था टू बिकम फेमिलियर या विद द फिनोमिना, याद है, फर्स्ट वीडियो देखना। उसमें तो वही है कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिससे आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फेमिलियर हो पाओ, और आप फिजिबल हो। फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप एबल हो। एबल मतलब आप लायक हो या आप केपेबल हो उस पर काम करने के लिए, मतलब आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड होना चाहिए। मैम ने एग्जांपल दिया था कि भाई आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जो रूरल एरिया से रिलेटेड है, तो आप है ना, आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि आप रूरल एरिया के बारे में जानते हो, तब तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से आप कर पाओगे आगे जाके हैंडल। आप तो भाई विदेश से आए हो, है ना, NRI हो, आपको इंडिया के विलेज का आपको कुछ देखना है, तो आप इतना नहीं कर पाओगे जितना वहाँ का लोकल आपको बता पाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, सेलेक्ट द फेमिलियर एंड फीजिएबल सब्जेक्ट, जो आपसे फेमिलियरिटी हो, जिस सब्जेक्ट की आप जानते हो और आप फीजिएबल हो, आप केपेबल हो। क्यों? सो दैट इसके दो कारण है। एक तो मैंने ये वाला बता दिया, आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपके एफर्ट उसमें कम लगेंगे। दूसरा, उससे रिलेटेड आपको रिसर्च मटेरियल ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जैसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, डेटा पढ़ना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, मैगजीन पढ़नी पड़ती है, ऑनलाइन नेट पर हमको सर्च करना पड़ता है, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम जो लेनी हो वैसी फैमिली या फिजिबल लेनी है, एक तो हमारे लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए इजी हो उस पर काम करना, और दूसरा उससे रिलेटेड हमारे पास हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते वक्त बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी उसकी, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको स्ट्रेस लगेगा कि भाई मैंने क्या सब्जेक्ट ले लिया, उसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, अल्टीमेटली आप ड्रॉप कर दोगे। तो इसलिए ऐसा सब्जेक्ट लो जो इजीली अवेलेबल हो, जिसका लिटरेचर, ठीक है। प्लस मैंने बीच में प्लस लगा रखा है, प्लस साथ में देखो वही पॉइंट आ गया, कॉन्टैक्ट द एक्सपर्ट या प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब वही हमारा रिसर्च गाइड, आप उनसे आप गाइडेंस लो, ठीक है। अब और कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं प्रॉब्लम। अभी तक हमने क्या देखा, एक तो आप अपने रिसर्च गाइड से आप हेल्प लो, दूसरा हमने देखा क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी, जैसे आप ऐसा सब्जेक्ट जो पहले से हो चुका है वो मत करो, ऐसा सब्जेक्ट जो वेग है, जो नैरो है, आप उसको मत लो, ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप उसको मत लो। फिर आप ऐसा सब्जेक्ट लो जिससे आप फैमिली या फिजिबल हो, ताकि आपको लिटरेचर भी मिल जाए। अब हम देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे आपका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला, आपका सेल्फ बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग। वही बात, आप उस चीज़ के लिए लायक हो या नहीं हो, आपसे रिलेटेड काम करो ना यार। आप अब हम फाइनेंस वाले बच्चे हैं, मतलब हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हम कोई टॉपिक साइंस का उठा लें, हम कोई जानकारी नहीं है उस बारे में, अब आप टाइम लगाओगे पढ़ने में, ज़रूरी नहीं आप कर भी पाओ, ठीक है। तो आप ऐसा टॉपिक लो जिससे आप रिलेट करते हो, जैसे आपके क्वालिफिकेशन से वो रिलेट करता हो, आपके बैकग्राउंड से वो रिलेट करता हो। बैकग्राउंड मतलब वही रूरल एरिया वाला पर्सन। क्वालिफिकेशन मतलब हमने देख लिया, BCom करी, हमने MCom करी, तो हम कॉमर्स से रिलेटेड, हम उसमें मास्टर डिग्री है। ट्रेनिंग या आपने किसी में स्पेसिफिकली ट्रेनिंग ले रखी हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो, तो वो वाली चीज़ों को लो। दूसरा, आपका बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी कोई अगर कोरोना के ऊपर रिसर्च करना चाहे, उसको टाइम लगेगा, पहली बात तो वो अगला पॉइंट है हमारा टाइम वाला। पर बजट, उसका बजट बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरी दुनिया में, क्योंकि कोरोना को कोई फिक्स ही नहीं है यार, कहीं भी किसी को भी कैसे भी हो रहा है, किसी को बिना बुखार के हो रहा है, किसी को बिना कोई सिम्टम के हो रहा है, कोई घर में बैठा है उसको हो गया, ठीक है। तो उसकी भी जानकारी लेने के लिए उसको जगह जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके वो रिपोर्ट दे पाएगा। तो उसमें बजट चाहिए, बजट मतलब अपना, ठीक है, मनी। तो ये चीज़ हमको देखनी है सेलेक्ट करते वक्त प्रॉब्लम को, कि हमारे बजट के अंदर होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोकेगी, तो बजट एक कंस्ट्रेंट होता है। बजट को बहुत अच्छे से देख कर ही हमको सेलेक्ट करनी चाहिए प्रॉब्लम। तीसरा, टाइम फैक्टर, कि हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसको करने में आपको टाइम ही नहीं है, उसको चाहिए 10 साल बाद रिपोर्ट बनाओगे आप, तो ऐसी भी चीज़ नहीं है। हमको पास टाइम 1 साल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करो अपनी प्रॉब्लम का। और लास्ट है कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर, जैसे हमने बोला आप रिसर्च गाइड से हेल्प ले सकते हो। अभी हम आगे और भी पॉइंट पढ़ेंगे, जब आप अपने कलीग से बात करो, अपने पीयर ग्रुप से डिस्कस करो, उनसे नॉलेज लो, ठीक है, आप डिस्कशन करो, ताकि आपका एक माइंड सेट आपको ब्रॉड हो। तो उन लोगों का कॉर्पोरेशन है या नहीं है आपके पास, ऐसे लोग हैं या नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें आप इजीली डेटा ले सको डिस्कस करके, है ना। पर आपके तो ऐसे कोई लोग है ही नहीं, आपका कोई ग्रुप ही नहीं है, आप या आपके पास कोई गाइड नहीं है, आप लोग अकेले अपने लेवल पे कर रहे हो, तो फिर आप ऐसी प्रॉब्लम लो जिसमें आपको ज़्यादा लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़े।
ठीक है। तो हमें 4 फैक्टर थे जो अफेक्ट करेंगे आप प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट करोगे, ईजी। और लास्ट पॉइंट इसमें जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वर्ड है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे बोलो या प्रिलिमिनरी स्टडी बोलो, ये क्या है देखो, मैं एक बार अपना रीड कर रहा हूँ पहले। सिलेक्शन मस्ट बी प्रिसीडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी या पायलट सर्वे। सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व बिफोर नो सेपरेट प्रिलिमिनरी स्टडी रिक्वायर्ड, बट डिफरेंट या न्यू प्रॉब्लम प्रिलिमिनरी स्टडी रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मज़ा आएगा, मज़े लेके पढ़ो यार, देखो नंबर आते रहते हैं, पर ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो पहला कि पायलट सर्वे क्या होता है या प्रिलिमिनरी स्टडी क्या होती है। देखो क्या होता है कि जब भी हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट का जो डायमेंशन होता है, उसका जो स्कोप होता है, उसका जो कवरेज होता है ना, हो सकता है बहुत वास्ट हो। जैसे मैंने बताया कोरोना तो ये अपने में वास्ट टॉपिक है। तो पहले आप क्या करो, जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करो ना, तो उस टाइम आप एक उसकी पायलट सर्वे करो। पायलट सर्वे का क्या मतलब है, एक तरह से हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल तो नहीं बोलूँगा, एक ट्रायल करके देखो, एक रफ, ठीक है। कैसे, आप मॉल के बाहर चल जाओ, नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे रैंडमली आप 10 लोगों को पूछो, भैया आपको कोरोना के बारे में पता है कि कोरोना क्या है। अभी तो जैसी प्रॉब्लम है सबको पता होगा, पर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसको सब लोग नहीं जानते। तो आप एक पायलट सर्वे करो अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, मतलब एक बड़ी चीज़ को करने से पहले आप उसे छोटा रन करके देखो। क्यों, एक तो आपको टाइम बचाएगा, आपको इससे पता लगेगा पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है उसके टूवर्ड्स, कि आपको करना भी चाहिए वो सब्जेक्ट या नहीं। तीसरा, आपको ये पता लगेगा उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, क्योंकि छोटी सी कॉस्ट आप 10 लोगों पे करोगे तो जो लगेगी आपको पता लगेगा मेरे को तो 1000 लोगों पे करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, टाइम आपका कम लगेगा। तीसरी बात, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप किसी भी, जैसे अपन वो देखते हैं ना कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप पहले एक छोटा सा कुछ वो उसका लेके देखो, है ना, मतलब एक एक्सपोजर लेके देखो कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसी बात है कि बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले आप पहले एक छोटा सा सर्वे करके देखो कि वो सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा और आपके लिए फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो भाई ये पायलट सर्वे। अब इसमें 2 पॉइंट जो मैंने बोले लिखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आप ले रहे हो, जैसे हमने पहले बोला था ओवरडन सब्जेक्ट तो लेना नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड सब्जेक्ट ले लो, उसी के आगे एक्सटेंशन आप कर सको, आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने पहले रिसर्च करी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने भी पहले उस पर पायलट सर्वे या प्रिलिमिनरी स्टडी करी हुई होगी। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रहे हो आप, तो आपको फिर अलग से प्राइवेट सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से हो रखा है, आप उसको एक बार रेफ़र कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी आपको लगता है आप कर सकते हो। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नया है, अभी तक उसके ऊपर किसी ने कुछ काम नहीं कर रखा, ये एक एक्सटेंशन पार्ट है, तो डेफिनेटली आपको पहले पायलट सर्वे करना चाहिए, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा आपकी कॉस्ट, टाइम और ये सब बचाने में, और आपको हेल्प करने में कि मेरे को जाना भी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए कि नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स से कि प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। हमारे 42 मिनट समथिंग हो चुके हैं। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, ये छोटे छोटे हैं 10 मिनट के। पहला कि नेसेसिटी टू सेलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम को हम इतने उसमें क्यों फोकस करें, इतना क्यों एफर्ट मार रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इतना क्यों भेजा लगा रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम अगर ढंग से डिफाइन नहीं करी तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो भाई पास इन्होंने कुछ पॉइंट्स में लिखी हुई है जो लर्निंग पॉइंट है, टिप पे अपने को लर्न हो जाएंगे। ये अगला पेज नंबर 7 मेरे PDF का आप रेफ़र करें। नेसेसिटी टू डिज़ाइन द प्रॉब्लम। पहला वही बात जो मैंने पहले बोली थी, प्रॉब्लम प्रॉपरली डिसाइड या सेलेक्टेड इज़ इक्वल टू प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। मतलब कि प्रॉब्लम को अगर आपने अच्छे से डिफाइन कर लिया ना, तो ऐसा समझ लो कि हाफ प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो गई। क्यों, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया, हमको जाना किस तरफ है, ठीक है, हमको क्या डेटा लेना है, क्या डेटा हमारे लिए वैलिड है, ठीक है, हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है अगर प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन है। प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं है, हम खुद ही कंफ्यूज है, तो वो और प्रॉब्लम हो गई सर, मतलब कुछ नहीं हो सकता फिर उसका, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, टू नो विच डेटा रेलेवेंट इरेलीवेंट, ये वही पॉइंट हो गया, हमारे लिए कौन सा डेटा रेलेवेंट है, मतलब वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ये आपको तभी पता लगेगा जब प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन करोगे। तीसरा, टू बी ऑन अ ट्रैक एंड अवॉइड हर्डल, मतलब एक लाइन पे चलना है हमको। मैंने बोला था कि बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, पर हमको तो एक रास्ता चुनना है और एंड तक पहुंचना है और पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आपको ये डिसाइड करने में कौन सा रास्ता चुनना है, ताकि आपको कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े। फिर अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर दोगे तो आपको ये हेल्प मिलेगी, क्या क्या,
इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, क्या वॉट डेटा टू कलेक्ट, हमको आइडिया दे देगा कि हमको किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है। हमारा जो 6th स्टेप या 7th स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो। फिर वॉट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा, फिर वो डेटा का रेलेवेंस क्या होना चाहिए, वैलिडिटी, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए उस डेटा की, वो हमको हेल्प करता है। अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करा तो क्लियर हो जाएगा। और वॉट टेक्निक टू यूज़, फिर हम आखिरी में जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, हम एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे, उसमें क्या टेक्निक यूज़ करनी है, तो वो डिपेंड होगी डेटा के ऊपर और डेटा डिपेंड होगा प्रॉब्लम के ऊपर। तो अल्टीमेटली बात वही होगी कि प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन करोगे, आपको अल्टीमेटली एंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हाफ प्रॉब्लम तो वही सॉल्व होगी। ठीक है, लास्ट इसी में एक लास्ट पॉइंट है नेसेसिटी में, हाईली इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इसमें मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, फॉर्मुलेटिंग इज़ मोर इसेंशियल देन सोल्यूशन। मतलब वही क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन ही नहीं पता तो क्या आंसर लिखोगे। तो वही प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से पता है तो सोल्यूशन आप निकाल ही लोगे। तो वही बात है कि फॉर्मुलेशन इज़ इम्पोर्टेंट या इसेंशियल देन सोल्यूशन, प्रॉब्लम का पहचान करना, उसके बारे में पता करना ये ज़्यादा ज़रूरी है उसके सोल्यूशन निकालने से। ठीक है, ये सिंपल सा है। और लास्ट टॉपिक हमारा है इस यूनिट का, वो है टेक्निक, मतलब इस यूनिट का नहीं, इस यूनिट के पहले टॉपिक का प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का चौथा टॉपिक। हमने मीनिंग देख लिया, हमने सिलेक्शन देख लिया, हमने नेसेसिटी देख ली, अब हम देख रहे हैं टेक्निक्स क्या यूज़ हो सकती है रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो। पहला वही बात देखो वहाँ पे रिपीट हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन जनरल वे, हमने उस वाले में पढ़ा था, मैंने कहा था डिटेल में आएगा बाद में, वही है कि पहले तो प्रॉब्लम को जनरल वे में, जनरल फिनोमिना, नॉर्मल के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप उसको फॉर्मुलेट करो, बाद में उसको प्रिसाइसली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओ। ठीक है, वही। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कैसे, मतलब ये टेक्निक दे रखी है कि आप पहले तो इसने बोला कि आप जनरल वे में उसको डिफाइन करो, तो कैसे करोगे, पायलट सर्वे को यूज़ करके। फिर इसने बोला कि आप नेचर समझो प्रॉब्लम का, तो नेचर कैसे समझोगे प्रॉब्लम का, उसके लिए कुछ पॉइंट है। अगर देखो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपने सेल्फ मेड है, मतलब वो आपकी खुद की सोच है, मतलब आपको किसी ने बोला नहीं कि ये प्रॉब्लम, पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मुझे बहुत सही एग्जांपल है, जैसे मुझे ये खुद को लगा कि यार मैडम की जो क्लासेस जो स्किप हो गई है बच्चों की, तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को कि यार हम लोगों को कैसे कंटिन्यू करें आगे की टॉपिक्स को। ठीक है, इस सब्जेक्ट में, तो ये प्रॉब्लम मुझे लगी है। ठीक है, ये किसी ने मेरे को बोली नहीं है, पर मुझे लगा ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मैं सोल्यूशन मैं वीडियो दे के दे रहा हूँ। पर तो इसमें बोला कि अगर आपको इसका नेचर समझ रही है कि प्रॉब्लम किस नेचर की है, इसमें बोला कि अगर प्रॉब्लम आपकी सेल्फ मेड है, आपने खुद ने सोची, जैसे मैंने सोची, तो आप उसके बारे में रीथिंक करो, वापस सोचो, पुनर्विचार करो। क्यों, मतलब मान लो कि मैं बिना सोचे समझे वीडियो बना दे रहा हूँ, अभी तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है फर्स्ट वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब सही में जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को। अगर मैं बिना सोचे समझे वीडियो बना देता तो हो सकता था मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, यार कोई यूज़ नहीं ले रहा उसका। ठीक है, तो आप रीथिंक करो कि सही में वो प्रॉब्लम है या नहीं है, ये पॉइंट बोला। दूसरा, अगर कोई अदर प्रॉब्लम है, मतलब आपने नहीं सोची, वो जनरल किसी ने बताई, आपको देख के लगा या सबको पता है कि है, तो डिस्कस विथ हु प्रपोज इट, किसी ने मुझे बताया। मान लो किसी एक बच्चा मुझे आके बोलता क्लास का, यार भाई, मान लो सूरज है, सूरज ने बोला यार भाई यार लेक्चर स्किप हो गया, समझ में नहीं आ रहा, यार वीडियो बना दो। ठीक है, तो सूरज ने मेरे को प्रॉब्लम आगे बताई है ना, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उससे वापस डिस्कस करूँ उस प्रॉब्लम को कि भाई सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, सच में इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर मैं मतलब बच्चों को लग रहा है नहीं लग रहा है, ये दिक्कत हो रही है नहीं हो रही, मैं पता करके फिर उस पर काम करूँ। तो वो हो गया सेकंड नेचर हो सकता है कि कोई मेरे को आगे बताया, तो मेरी क्या ड्यूटी है मैं उससे वापस डिस्कस करूँ कि सही में है या नहीं। तीसरा, डिस्कस विद नॉलेजेबल पीपल। फिर मैंने क्लास के कुछ और स्टूडेंट से बात करी, जो मान लो हमारे बाकी के जो क्लास के टॉपर्स हैं उनसे बात करी, वैसे हमारी बात होती नहीं है, मतलब मैं तो करता हूँ वो नहीं करता, तो उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम है, बना देना चाहिए तुझे ऐसे, है ना। या मैंने किसी टीचर से बात करी, मैम मैं ऐसा बना लूँ क्या, ठीक है ऐसे। तो नॉलेजेबल लोगों से उसके बारे में बात करो, इससे क्या होता है ना, माइंड ब्रॉड होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को समझने में आसानी होती है। फिर ऑल्सो कीप इन व्यू द एनवायरनमेंट, वही बात आ गई कि किस लोगों को इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने क्लास चालू करने से पहले ही बोल दिया था फर्स्ट वीडियो में कि खाली किसके लिए क्लास है, M.Com थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर ना इनके लिए। तो मतलब कि मैंने एनवायरनमेंट फिक्स कर दिया कि इन लोगों को प्रॉब्लम है, इनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारे नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझने के लिए हम पढ़ कर रहे हैं टेक्निक्स यूज़, तो ये टेक्निक्स हैं,
ठीक है। पहला हमने देखा पायलट सर्वे, दूसरा हमने देखा नेचर समझने के लिए क्या क्या खुद की प्रॉब्लम है तो वापस सोचो, किसी और ने बताया तो पूछो, नॉलेजेबल पर्सन से डिस्कस करो और फिर उस एनवायरनमेंट को आप स्टडी करो। सर और क्या है इसमें, सर्विंग द अवेलेबल लिटरेचर, फिर आप उस प्रॉब्लम के बारे में लिटरेचर को सर्वे करो। ये वैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे वापस आएगा। मतलब कि उसके रिगार्डिंग जो भी आपके अवेलेबल है आप उसको रिसर्च उसके ऊपर लिटरेचर को सर्वे करो ताकि वो प्रॉब्लम समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पढ़ सकते हो लिटरेचर में, ऑल रेलेवेंट थ्योरीज, उसके ऊपर क्या क्या थ्योरीज ऑलरेडी है वो पढ़ो, उसके फील्ड्स और उसके जो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन कर रखे होंगे किसी ने पहले के लोगों ने, आप उनको पढ़ो। आप अपना सफिशिएंट टाइम उसमें डिवोट करो उस चीज़ को समझने में, और ये सब मिलके आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को नैरो करने में, वही राउंड से एक पॉइंट पे आने में ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह की टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम को समझने और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर डेवलप द आइडिया इनटू डिस्कशन, थ्रू डिस्कशन, वही बात मैंने बोला था, बाद में पॉइंट आएगा कि आप लोग है ना, प्रॉब्लम जो आपने समझ ली अच्छे से, अब आप उसको और उसको फ़िल्टर करने के लिए और उसको शानदार मतलब और समझने के लिए और उसका कुछ ऐसा एस्पेक्ट जो आपको लग रहा है कि छूट सकता है उसको कवर करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, आप है ना अपने कलीग से या कोई नॉलेजेबल पर्सन है आप उससे उसको डिस्कस करो, आप डिस्कशन करो, ठीक है। कि भाई आपने बैठक बिठा ली, आपने डिस्कशन करा, जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कोशिश करी थी क्लास में हम डिस्कशन करें, कुछ टाइम चला कुछ टाइम नहीं चला, तो वैसे उससे नई नई चीज़ें पता लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, उस चीज़ पे एक पॉइंट पे आने में हेल्प करेगा। और इसको एक वर्ड जो यूज़ करते हैं, फैंसी वर्ड है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्वे। क्योंकि देखो 10 लोग मिलकर जब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है जो काउंट होगा, और अल्टीमेटली आप उसका निचोड़ निकाल के एक प्रॉपर शानदार एक चीज़ मिल जाएगी जिसको आप डिफाइन कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में, वो शानदार चीज़ हो जाएगी। प्रॉब्लम आपके अच्छे से डिफाइन होगी तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व होगी। तो आप एक्सपीरियंस सर्वे का यूज़ लो, लोगों से डिस्कशन करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे अभी ये वाली बात है कि मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा भी तो अच्छा ही हो रहा है ना, तो वो बात है। फिर लास्ट में हम लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, इसके वही पॉइंट है फर्स्ट यूनिट वाला कि अल्टीमेटली आपने जब प्रॉब्लम को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अब आप उसको रिफ्रेश कर दो उस प्रॉब्लम को इनटू वर्किंग प्रोपोजिशन। मतलब आपने सब कर लिया, दिमाग लगा लिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टिंग के वो देख लिए कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हमने देख ली टेक्निक्स थोड़ी, फिर अल्टीमेटली आपने जब ब्रॉडली समझ लिया, सब अच्छे से हो गया, आपने उसमें ऐड ऑन कर लिया, डिस्कशन करके और लोगों से सब हो गया, अपने एक्सपर्ट से पूछ लिया, अब अल्टीमेटली आप क्या करो, उसको वर्किंग प्रपोजिशन में आप उसको कन्वर्ट कर दो। वर्किंग प्रपोजिशन मतलब उसको एक काम करने लायक सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर दो ताकि आप डायरेक्टली उस पर काम कर पाओ। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, बाद में आप रिसर्च गैप निकाल के ऑब्जेक्टिव सेट करके सीधा हाइपोथेसिस बनाने की पोजीशन में आ जाओ। इसको बोलते हैं एनालिटिकल एंड ऑपरेशनल टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, सो दैट इट इज़ ऑपरेशनली वायबल एंड हेल्प इन डेवलपिंग वर्किंग हाइपोथेसिस। वही बात आ गई, हाइपोथेसिस बनाने लायक तक आप उसको बना दो। ये थोड़ी लैंग्वेज बुक से मैंने उठाई पर मैंने समझा दिया इसको ईजी लैंग्वेज में। तो अल्टीमेटली हमारा ये यहाँ पर इस यूनिट का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम है रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट यूनिट हमारी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। सेकंड यूनिट का एक पार्ट आप यहाँ से देखो। आगे की जो सेकंड यूनिट के बाकी के 3 पार्ट है वो मैम कल से पढ़ाएगी, मंडे से। आप लोग क्लास ज्वाइन करो, आपके अच्छे के लिए है, मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा। एंड कीप स्टडिंग। और हाँ, मैं लास्ट पॉइंट बोलूँ कि ऐसा नहीं है मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ। एक छोटा सा मेरा एक हुआ है कि बस ये कि मेरा ऐसे ही कि मैंने आपको भी बता दिया ना ये सब, तो मेरा खुद का हो गया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे को रिस्पॉन्स दें कि हम आगे भी बाकी के भी जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, उस पर मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी स्टडी।